नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर मैं आपसे अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मैं इतिहास विषय से 2 बार नेट क्वालिफाइड हूं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आगामी परीक्षा को देखते हुए जैसे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यूपी पीजीटी और टीजीटी में इतिहास विषय से संबंधित डिटेल्ड एनालिसिस और विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम आज आधुनिक भारत के प्रथम टॉपिक यूरोपियों का भारत में आगमन से शुरू करते हैं। यूरोपियों का भारत में आगमन से। सबसे पहले यही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये यूरोपीय लोग कौन थे, क्यों आए भारत में और कब आए। वैसे तो भारत का और यूरोप का संबंध प्राचीन काल से ही रहा है और प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच ट्रेड होता रहा है। प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच जो ट्रेड होता था वो कई मार्गों से होता था। एक था रेशम का मार्ग। रेशम का मार्ग इसमें चाइना से रेशम भारत आता था और भारत से वही रेशम रोम में जाता था। तो भारत इसमें एक मध्यवर्ती का कार्य करता था। हिंदुस्तान, चाइना एंड रोम के बीच एक इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेक्शन बना हुआ था। तो और जो दूसरा माध्यम था ट्रेड का, वो था लाल सागर के रास्ते। लाल सागर के रास्ते। इस लाल सागर के रास्ते से जो ट्रेड होता था उससे संबंधित हमें कई सारे सोर्सों से जानकारी मिलती है। जो प्रथम सोर्स है वो है नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी बताते हैं कि भारत और रोम के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें भारत का ट्रेड बैलेंस फेवरेबल है। प्रत्येक वर्ष रोम से 5 करोड़ सेस्टर्स भारत को आते हैं और भारत एक ऐसा अंधा कुआं है जहां से कुछ निकलता ही नहीं। भारत की वस्तुएं रोम के बाजार पर अपना कब्जा जमाती है और रोम के लोगों के जीवन पद्धति को बदल देती है। वहाँ की जो महिलाएं हैं वे भारत की वस्तुओं को यूज़ कर रही है और इससे रोम की संस्कृति को खतरा है। और जो अन्य सोर्स मिलता है कि जो हमें से जानकारी मिलती है वो है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, जिसके लेखक तो अज्ञात है, लेकिन इस पुस्तक में भारत में जो प्राचीन काल से एक इंटरनेशनल ट्रेड का जो साधन था उससे संबंधित सभी जानकारी दी गई है। और प्राचीन काल में जो भारत में बंदरगाह थे उनसे सभी संबंधित जानकारी भी पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में दी गई है। लेकिन ये बात थी प्राचीन काल की। अभी हम बात करते हैं आधुनिक भारत की और उसमें जो यूरोपीय लोग आए। प्राचीन काल में जो भारत का यूरोपियों से संबंध था वो ग्रीस और रोमन कंट्री के साथ था। किन कंट्री के साथ था? ग्रीस और रोमन। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक भारत की
तो वो किन देशों के साथ भारत ने जो संबंध बनाए, भारत में कौन कौन सी फैक्ट्री भारत में आई और उनके साथ ट्रेड किया, वे कंट्री थे पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। आधुनिक भारत में जो यूरोपियन कंपनी आई उनका क्रम ये था। तो यहाँ पे हमने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो यहाँ से एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है हमेशा। वो टेक्निकल क्वेश्चन क्या है कि क्रम से देखें तो डच कंपनी भारत में पहली बार आई, ब्रिटिश से पहले आ गई। लेकिन अगर कंपनी भारत में जो इस्टेब्लिश हुई उसकी बात करें तो ब्रिटिश लोगों ने भारत से पहले अपनी और डच से पहले अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी भारत में, ब्रिटिश लोगों ने। यहाँ से कई बार एक टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम पोर्टुगीज से। तो जो वहाँ का उस समय पोर्टुगीज जो शासक था डर्डवेल, जिसको हेनरी द नेविगेटर भी कहा गया है, उसकी एक इच्छा थी कि वो भारत से व्यापार करे और मसाले का जो व्यापार होगा उसमें अपना प्रभुत्व जमाए। तो उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि के रूप में एक नाविक को भारत भेजा जिसका नाम था वास्को डी गामा। चौदह सौ 97 में इन्होंने पुर्तगाल से भेजा इसको और ये भारत आया। भारत आने वाला ये प्रथम नाविक था जो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से होता हुआ आया। यानी कि जो जलीय मार्ग था यूरोप से जो भारत आता हुआ जो जलीय मार्ग था उससे भारत पहुंचने वाला ये प्रथम यूरोपियन था। इससे पहले एक प्रयास जो किया वो बार्थोलोम्यो डियाज नामक व्यक्ति थे जो पुर्तगाल के, उन्होंने किया। लेकिन वो क्या किया, कौन थे वो व्यक्ति? बार्थोलोम्यो डियाज, जो प्रथम प्रयास था वो बार्थोलोम्यो डियाज ने किया। लेकिन ये एक कैप ऑफ गुड होप यानी आशा का अंतरीप नामक स्थान से वापस चला गया। ये बताया जाता है कि जो ये स्थान था कैप ऑफ गुड होप, ये बहुत ही जानलेवा स्थान था और जिसने ये पार कर लिया समझो वो आसानी से आगे की यात्रा उसकी संपन्न हो जाती थी। तो ये तो वापस अपना कैप ऑफ गुड होप से अपने देश चला गया पुर्तगाल। लेकिन अगर क्वेश्चन बने, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो उसका आंसर है बार्थोलोम्यो डियाज। और पूछे कि भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति, तो वास्को डी गामा। इसने खोज कब की थी कैप ऑफ गुड की? 1487 में, 1487 में। और वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा की तरह जो अन्य लोग थे जिन्होंने कुछ कंट्रियों की खोज की, वे थे कोलंबस, जिसने 1492 में अमेरिका की खोज की। किसकी खोज की? अमेरिका की। और ये कोलंबस कहाँ का निवासी था? ये था स्पेन का।
और इसी तरह से 1642 में एक हॉलैंड निवासी था तस्मान, हॉलैंड निवासी था तस्मान, उसने न्यूजीलैंड की खोज की। कहाँ का निवासी था भाई? हॉलैंड का। कौन? तस्मान। किसकी खोज की? न्यूजीलैंड की। एक अन्य व्यक्ति और जिसने 1740 में अ 1740 में जो कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। जिसका नाम था कैप्टन कुक। और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार यहीं से बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कौन था, किस देश का निवासी था। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन को पूछने की इस चैप्टर से, एक तो टॉपिक यही है उसका कि खोजकर्ता कौन था, और एक है कि जो उनके प्रोमिनेंट सेंटर रहे हैं वहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं प्रोमिनेंट सेंटर के। तो हम आगे की स्लाइड में उसको देखेंगे। अभी इसमें स्लाइड में हम प्रमुख जो व्यक्तित्व है पुर्तगालियों संबंधित उनको देखेंगे। तो बार्थोलोम्यू डियाज हमने देख लिया, जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1487 में, जो वापस अपने देश पुर्तगाल चला गया था। उसके बाद वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। और वास्को डी गामा में से ये तो एक आम सा क्वेश्चन हो गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया, लेकिन क्वेश्चन अगर बात करें इसकी, ये भारत में 3 बार आया। और अंतिम बार जब ये भारत में आया था 1524 में, पुर्तगाल का एक वायसराय के रूप में, गवर्नर के रूप में, तो इसकी जो मृत्यु हो गई थी 1524 में, वो कोचीन नामक स्थान पर ही हो गई थी। इसके बाद वास्को डी गामा के बाद जो दूसरा जो व्यक्ति आया था भारत में, वो था, उसका नाम था पेड्रो अल्फ्रेड कैब्राल। पेड्रो अल्फ्रेड कैब्राल ये आया था भारत में 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में। और ये 13 जाजीबेड़ों के साथ जैसा भारत आया, तो जो अरबी लोग थे उन्होंने इनका विरोध किया और उनके साथ इसका कैब्राल का युद्ध भी हुआ, लेकिन इन्होंने अरबियों को पराजित कर दिया। और उस समय जो क्षेत्रीय शासक थे, जैसे कोचीन और कन्नानौर के जो क्षेत्रीय जो शासक थे, उनके साथ इसने मित्रता स्थापित कर ली अपनी। तो इससे संबंधित तो यही बात है। और जो अन्य प्रमुख व्यक्ति था, जो प्रथम गवर्नर भी हुआ, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पुर्तगाली प्रथम गवर्नर बना। और इससे संबंधित 3 बात जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, वो ये है कि पुर्तगाली प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और जो अन्य दूसरी बात, इसने एक नीति चलाई थी भारत में आने के बाद, क्योंकि पुर्तगाली लोग जब भारत में आए, ये नौसेना जो इनकी थी वो भारत से सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन इस एक नीति चलाई इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से, यानी कि शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने चलाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने।
और एक 1509 में इसने 1509 में एक जो त्रिगुट था गुजरात और मिस्र और तुर्की, इन तीनों का जो त्रिगुट था उनको पराजित किया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। तो इससे संबंधित 3 बात ध्यान रखनी है। प्रथम गवर्नर था और ब्लू वाटर पॉलिसी की एक नीति चलाई, और 1509 में एक जो त्रिगुट सम्मेलन था, वो त्रिगुट जो संघ था उसको पराजित किया। इसके बाद जो अन्य व्यक्तित्व है, जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है पुर्तगालियों की, तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इससे संबंधित कई सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है ये पुर्तगालियों की, और जो इससे संबंधित हमें बात ध्यान रखनी है वो ये है, प्रथम कि इसने है ना भारत में जैसा आया और गोवा को 1510 में जो बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाही, उसको पराजित किया और गोवा पर अधिकार कर लिया। जो दूसरी सिग्निफिकेंट बात है इससे संबंधित वो ये है कि इसने स्वदेशवासियों को भारत में जो महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? अल्बुकर्क ने। तीसरा पॉइंट, इसने अपने जो क्षेत्र था उसमें सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए, और इसीलिए इसको राजा राम मोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का पुरोगामी अल्बुकर्क को। अन्य पॉइंट जो इससे संबंधित ध्यान रखना है वो ये है कि इसने 1511 में मलक्का पर और 1515 में जो फारस की खाड़ी में था होर्मुज, उस पर अधिकार कर लिया। तो इससे संबंधित हमें बस ये 4-5 बात ध्यान रखनी है, लेकिन सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी यही थी पुर्तगालियों की। इसके बाद तो ये जो एक फेमस व्यक्ति हो रहा पुर्तगालियों में वो था नूनो डी कुना। इससे संबंधित एक ही बात अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, वो ये है कि इसने जो अपना मुख्यालय था पुर्तगालियों का वो कोचिन से स्थानांतरित कर गोवा में कर लिया। तो बात की जाए फेमस पर्सनैलिटी की पुर्तगालियों में, तो वो यही थी। क्वेश्चन पूछने की जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इस चैप्टर में वो होती है कि जो प्रोमिनेंट इनके सेंटर रहे हैं उनसे, कि कौन कौन सा इनका प्रोमिनेंट सेंटर भारत में रहा है। अभी पहले जो क्वेश्चन बनता था वहाँ से तो ये था कि सीधा एक पूछ लिया कि भाई पौंडीचेरी किसका प्रोमिनेंट सेंटर रहा है, और आसानी से बता देते कि फ्रेंच। लेकिन अब एक कदम और आगे चलना है और क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया बदल गया है आयोग का, वो ये पूछता है कि पौंडीचेरी में और अन्य कंपनियां कौन कौन सी रही है। जैसे पोर्टुगीज़ भी पौंडीचेरी में रही है, उसके बाद डेनिश आए हैं और फिर फ्रेंच आए हैं। इसी प्रकार कोचिन में भी पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच लोग आए और फिर ब्रिटिश लोग आए। तो जब सबसे पहले जो पोर्टुगीज़ लोग आए वो कालीकट में आए थे। कालीकट में जो राजा था जमोरिन उसके पास, और जो वास्को डी गामा आया था और किसकी सहायता से आया था? गुजरात का जो एक पथ प्रदर्शक था अब्दुल माजिद, उसकी सहायता से वो कालीकट पहुंचा था। लेकिन पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और इनका जमोरिन के साथ विवाद हो गया। तो इन्होंने अपना जो मुख्यालय बना लिया था वो कोचीन में बना लिया था, कोचीन में। तो जब नूनो डी कुना आया 1530 में, हमने आपको बताया था कि उसने 1530 में आके गोवा में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। और अन्य जो प्रोमिनेंट फैक्ट्री जो रही पुर्तगालियों की वो नागपत्तनम, पौंडीचेरी,
पुलिकट, मसूलीपट्टनम, सालसेट और बसीन, दमन और दीव। बम्बई भी प्रोमिनेंट फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की, तो इन्होंने जो यहाँ पे व्यापार किया। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि भाई पुर्तगालियों की कोचीन में फैक्ट्री रही। कई सारी कंपनियों को पूछ के एक क्वेश्चन बनाते हैं अभी आयोग, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई तो इनका पतन कैसे हुआ फिर, तो पतन देखते हैं इनका कैसे हुआ। तो जब ये भारत में आए तो ये नौसेना में भारत से श्रेष्ठ थे, तो इन्होंने भारत पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन इनके बाद जब डच लोग और ब्रिटिश लोग आए, वे नौसेना में इनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ थे और उन्होंने मलक्का और जो हरमुज पे इनका अधिकार था उनसे छीन लिया। और इधर जो ये सालसेट और बसीन है मराठा क्षेत्र में, अगर क्वेश्चन ये आए कि किस भारतीय व्यक्ति ने पुर्तगालियों को नौसेना क्षेत्र में हराया, तो वो जो सालसेट और बसीन का जो एक व्यक्ति था उसका नाम था अंग्रिया। ये क्वेश्चन अभी डायरेक्ट तो कहीं नहीं आया, लेकिन आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर भारतीय व्यक्ति पूछे तो वो था अंग्रिया। और इसी प्रकार हुगली से शाहजहाँ का जो सेनापति था कासिम, उन्होंने इनको निकाल दिया। और अन्य जो कंपनी थी और अन्य जो फैक्ट्री थी वहाँ भी ऐसे ही इनका पतन हो गया। और आखिर में ये गोवा में आके इस्टेब्लिश हुए, जहाँ से भारत से अंतिम सबसे बाद में 1961 में गए। तो भारत में आने वाले प्रथम व्यक्ति भी पुर्तगाली थे और अंतिम व्यक्ति भी जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। तो भारत में ये रहे, इनका भारत में क्या क्या योगदान रहा। तो इनके योगदान को भी देखते हैं कि भारत में इन्होंने क्या क्या योगदान किया। तो इनका भारत में योगदान देखते हैं कि भारत में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया अपना। भारत में योगदान, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों द्वारा ही की गई। तो ये डायरेक्ट से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों द्वारा ही की गई। दूसरा, इनके ही आगमन से भारत में एक स्थापत्य कला का आगमन हुआ और वह कला थी गोथिक। कौन सी? गोथिक स्थापत्य कला का आगमन। तीसरा, भारत में ये कई प्रकार के फल और सब्जियां भी लाए, जैसे अमरूद, काजू, लीची, अनानास, संतरा, मक्का, आलू, मूंगफली। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनसे कई बार कि इनमें से कौन सा नहीं लाए। एक अन्य और का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा पुर्तगालियों की देन नहीं है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अमरूद, काजू, लीची, अनानास, संतरा, मक्का, आलू, मूंगफली, तंबाकू, ये सब किसके देन है भारत में? ये सब पुर्तगालियों की देन है। ये था भारत में पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा। इसी क्रम में हम आगे की सीरीज में जो देखेंगे, डचों का भारत में कैसे एंट्री हुई, क्या क्या उनका योगदान रहा,
क्या क्या उनकी प्रोमिनेंट जो फैक्ट्री थी वो रही। हालांकि कोई विशेष ज़्यादा योगदान नहीं है कंपेयर टू पोर्टुगीज़ एंड ब्रिटिश फ्रेंच, लेकिन देखेंगे। और उसके बाद फ्रेंच देखेंगे, बाद में ब्रिटिश करेंगे। और इन सबको करने के बाद जो इनसे संबंधित जो भी विगत वर्षों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उनको डिटेल एनालाइज करेंगे विद ऑप्शन। ठीक है, और ऐसे ही हम चैप्टर को पूर्ण रूप देंगे। तो ये था आज की क्लास। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।